हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होने वाला है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का लेक्चर नंबर 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बुक का। ठीक है, जो कि आपका ग्रुप नंबर 1 है। उसका क्या है, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का आपका लेक्चर नंबर 3 है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो उसे भी जाके ज्वाइन करें। जो कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या कुछ हमने सर्टेन केसेस की बात करी थी, या फिर कह सकते हो आप इस पे स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करी थी, जिसके अंदर की जो कि आपकी बेसिक कंडीशन की, जो कि आपकी कंडीशन नंबर कितनी आती है। बेसिक कंडीशन में आपकी दो कंडीशन आती है। दो में से जो कि आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है 182 डेज और मोर वाली रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, तो वो कंडीशन आपको फुलफिलमेंट करनी पड़ती है। सेकंड कंडीशन को आप चेकआउट नहीं करते हो तो वो कुछ हमारे स्पेसिफिक केस थे। ठीक है, तो कौन से थे हमारा, फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था हमारा लीव इंडिया एंड विजिट इंडिया वाला। ठीक है, जो लीव इंडिया एंड विजिट इंडिया वाला की केस की बात करी थी हमने। ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है, अगर आप इंडिया में आते हो, ठीक है, विजिट करते हो या फिर लेफ्ट करते हो, तो उस केस में आपकी बेसिक कंडीशन की कौन सी कंडीशन को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट कंडीशन आती है 182 डेज वाली। और एज अगर क्रू मेंबर हो ऑन अ इंडियन शिप पे, तो उसमें भी कौन सी आती है, आपको फर्स्ट कंडीशन को चेकआउट करना पड़ता है बेसिक कंडीशन की। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन है उसको चेकआउट नहीं करना पड़ता है। और लेफ्ट इंडिया, अगर आप इंडिया को छोड़कर जा रहे हो एज अ एम्प्लॉयमेंट है, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। और उसके केस में क्या होती है, अगर आपकी क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी उसमें, ठीक है, अगर आपकी एक्सक्लूड एक्सक्लूडेड फॉरेन इनकम फॉरेन इनकम इनकम डज नॉट एक्सीड डज नॉट एक्सीड एक्सीड इस चीज़ को आप राइट डाउन कर लोगे। ये कितने आपके 15 लाख 15 लाख। देन आपको कौन सी कंडीशन को फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी, फर्स्ट कंडीशन को। अगर आपकी, ठीक है, अगर आपकी इनकम, जो आपकी टोटल इनकम होती है एक्सक्लूड करने के बाद फॉरेन इनकम की, तो अगर वो 50 लाख को अगर एक्सीड कर जाती है, क्या बोला, अगर एक्सीड कर जाती है, ठीक है, अगर एक्सीड कर जाती है, तो बोले अगर एक्सीड कर जाती है, एक्सीड 15 लाख को अगर एक्सीड कर जाती है, तो आपको कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या करना पड़ेगा, फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक आपका डीम्ड रेसिडेंट का सेक्शन नंबर 6 क्लॉज नंबर 1A का, जो कि हमने बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो कि हमने नेक्स्ट क्लास में डाल दिया था, हमने क्या करा था, क्योंकि हम कवर्ड करने वाले थे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यानी कि आपका आज नेक्स्ट लेक्चर है, जो कि लेक्चर नंबर 3 है रेसिडेंशियल स्टेटस का। ठीक है, तो पहले डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है। तो डीम्ड रेसिडेंट यानी कि डीम्ड का मतलब क्या होता है, मान लेना। मान लेना किस केसेस में मान लेंगे, तो जैसे कि हमारा जो लीव इंडिया वाला केस था। ठीक है, अगर आप इंडिया को छोड़कर जा रहे हो एज अ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसमें क्या होनी चाहिए, आपको अगर टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 15 लाख को, तो कंडीशन नंबर 1 एंड सेकंड को क्या करना पड़ता है, फुलफिलमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपकी डीम, तो उस पर्सन को क्या मान लिया जाता है, हमारा डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाता है। ठीक है, उसी चीज़ को क्या करेंगे, फर्स्ट राइट डाउन करेंगे, डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड डीम्ड रेसिडेंट डीम्ड रेसिडेंट को राइट डाउन करेंगे इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन whose whose total income total income income excluding excluding कौन सी इनकम, फॉरेन इनकम, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम एंड कितनी इनकम, 15 लाख को अगर एक्सक्लूड कर जाती है फॉरेन इनकम, बट इंक्लूडिंग बट इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इनकम ऑफ इनकम ऑफ फॉरेन 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 बिजनेस business business which is controlled which is controlled from India
from India exceed exceeds rupees 15 lakh 15 lakhs during the during the previous year previous year previous year would be would be would be deemed to be deemed to be to be resident but not not ordinarily resident ordinarily resident in in India in that previous year in that previous ईयर। ठीक है, ये हो गया आपकी डीम्ड रेजिडेंट की फर्स्ट। जो आपकी टोटल इनकम है, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे फॉरेन इनकम को, क्या करोगे आप एक्सक्लूड करोगे। ठीक है, बट आप इंक्लूड कौन से करोगे, जो कि आपकी फॉरेन, अगर फॉरेन में आपका बिजनेस है, ठीक है, अगर वो कंट्रोल करते हो आप इंडिया से, और आपकी जो कि टोटल इनकम अगर एक्सीड कर जाती है 15 लाख को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो आपकी कौन सी इनकम मान ली जाती है, आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाती है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड केस, इफ ही इज नॉट इफ ही इज नॉट इसको राइट डाउन करने से पहले, और उसके जो कि फर्स्ट केस है, ठीक है, ये कौन सा आपका जो फर्स्ट केस, एंड ये आपका सेकंड केस। ठीक है, फर्स्ट केस में जो कि पर्सन है वो क्या माना जाएगा, हमारा रेसिडेंट तो माना जाएगा, बट वो हमारा कौन सा माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, ये चीज बतानी रह गई थी। और आइए अब राइट डाउन करते हैं, इफ ही इज नॉट लाइबल टू पे टू पे टैक्स in any other country 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 or or territory territory by by reason of his domicile domicile or or residence residence or any other other criteria criteria of of similar similar structure। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ही इज नॉट लाइबल टू पे, नॉट लाइबल टू पे को क्या कर लोगे, अंडर लाइन कर लेंगे। ठीक है, जो कि अगर अदर कंट्री या फिर अदर टेरिटरी में, चाहे एनी रीजन, ठीक है, कोई सा भी रीजन हो, चाहे डोमिसाइल हो या फिर रेसिडेंस हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी क्राइटेरिया हो, ठीक है, अगर नॉट लाइबल टू पे टैक्स है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डीम्ड रेसिडेंट का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करें अब। ठीक है, आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस, या फिर पहले और क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक्स करें, एच का करें, या फिर पहले हम वो करें, ठीक है, या फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊं। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे, पहले हम क्या रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस तो अभी हमें बहुत करनी है इसकी भी। ठीक है, लिखेंगे रेसिडेंशियल 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 स्टेटस ऑफ HUF। अब किसका निकालने वाले, हमने जो जितना भी ऊपर बात करा था वो किसका था, हमारे इंडिविजुअल पर्सन का। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, HUF की बात करने, वो कौन सा आपका सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 2 में। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन, ठीक है, तो पहले HUF के अंदर में कौन कंट्रोल करता है आपका, जो कि आता है इसमें, जो करता क्या होता है, ठीक है, करता क्या होता है उसका, वो कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो कौन करता है, वो करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, पहले क्या करेंगे, हम राइट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ कंडीशंस लिखेंगे, इसकी भी हमारी कुछ कंडीशंस आती है। ठीक है,
तो पहले राइट डाउन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 क्लॉज 2 NHUF NHUF and NHUF would be would resident in India if the control and and management management of of its its affairs affairs is is situated situated wholly or partly fully कह सकते हो या फिर कह सकते हो partly in India India otherwise 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 it will be it will be considered considered to be non resident। ठीक है, तो हमारे क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते थे इंडिविजुअल के केस में, क्या होता था हमारा, ठीक है, क्या हम स्टे देखते थे ना कि स्टे इन इंडिया कितना है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या आता है आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को क्या करते हैं हम चेक करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को चेक करते हैं। तो उसमें क्या करते थे हम, ठीक है, क्या चेक करते थे हम कि स्टे इतना इंडिया में होना चाहिए, तो हम ये मानेंगे मतलब कि हमारा रेसिडेंट माना जाएगा। बट इसके केस में क्या आता है, एचयूएफ के केस में क्या आता है आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आता है, ठीक है। इंडिविजुअल में क्या आ गया आपके, जैसे कि हम जैसे कि पर्सन आ गए, ठीक है, तो हम जैसे पर्सन आ गए यानी कि ह्यूमन बींग्स आ गए, ठीक है। और जैसे कि एचयूएफ क्या आपकी नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग में क्या आता है आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आता है, ठीक है। और अगर फुल्ली और पार्टली इन इंडिया है, ठीक है, अगर फुल्ली और पार्टली इन इंडिया है तो क्या कहोगे, आपका रेसिडेंट हो जाएगा। और वरना अगर अगर फुल्ली अगर आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, अगर आउटसाइड इंडिया फुल्ली तो क्या होगा हमारा पर्सन, जो कि हमारा एचयूएफ क्या होगा, हमारा नॉन रेसिडेंट होगा, क्या होगा हमारा नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर में जो कि हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कौन करता है, वो कौन करता है, हमारा कर्ता, ठीक है। एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट management of HUF is in the is in the hands hands of its karta hands hands place of karta stay of karta shall be shall be taken into consideration consideration एंड इसके बाद क्या लिखेंगे, दैट इज if karta if karta if karta is out of india india आउट ऑफ इंडिया को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, आउट ऑफ इंडिया थ्रो आउट थ्रो आउट थ्रो आउट थ्रो आउट द ईयर द ईयर ईयर HUF HUF shall be shall be non resident non रेसिडेंट, जैसे कि बात कर रहा था अगर फुल्ली
जो करता है अगर आउटसाइड इंडिया करता है, ठीक है, अगर आउटसाइड इंडिया में मतलब कि आउटसाइड इंडिया अगर जो भी है, ठीक है, स्टे करता है, जो कि प्लेस ऑफ स्टे, प्लेस ऑफ स्टे क्या होता है, आउटसाइड इंडिया होता है करता का, ठीक है, तो क्या होता है वो, क्या पर्सन क्या वो क्या माना जाएगा हमारा, एच क्या माना जाएगा, जो करता होता है वो क्या माना जाएगा हमारा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। बट इफ करता, बट इफ करता, बट इफ करता, करता हैज कम टू इंडिया, हैज कम टू इंडिया, अगर इंडिया में आता है, ठीक है, फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज, तो क्या माना जाएगा, हैंस एच यू एफ शैल बी, शैल बी रेसिडेंट, तो क्या माना जाएगा हमारा, एच यू एफ क्या है, रेसिडेंट है। तो इसके कुछ कंडीशंस भी तो होनी चाहिए, कि कि हमारे कुछ कंडीशन भी होनी चाहिए, कब हम मतलब कि रेसिडेंट मानेंगे, कब ऑर्डिनल, सॉरी, कब नॉन रेसिडेंट मानेंगे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ हमारी कंडीशन भी होगी शायद से, ठीक है, तो उसको पहले चेकआउट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या आती है आपकी, ठीक है, तो इसके केस में आती है आपकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इफ, पहले इसको लिखने से पहले एक एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन को राइट डाउन करेंगे, ड्रॉ एंड रेड पेन, ठीक है, आइए लिखेंगे, इफ एन एच यू एफ, if an HUF is is resident, is resident, resident according to section, according to section, according to section 6, 6 clause number 6 and sub clause number B, it will be, it will be, it will be considered, considered, considered to be, to be an OR, NOR समझ गए होगे, ठीक है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट वाला हो गया, यानी कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इफ इट्स करता, इफ इट्स करता, इट्स करता, करताज, करताज कंप्लाइड, कंप्लाइड, कंप्लाइड विद एट लीस्ट, विद एट लीस्ट, एट लीस्ट, एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन, वन ऑफ द कंडीशन, one of the conditions given below, given given below, फिर अब क्या करना पड़ेगा आपको, एच यू एफ पर्सन अगर हमारा रेसिडेंट है, तो उसके लिए क्या आपको एटलीस्ट वन कंडीशन करना पड़ेगा, फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। तो अब कंडीशंस को लिखते हैं, ठीक है, तो हमारी कौन सी दो कंडीशन है, दो कंडीशन में से एक कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके बाद अब लिखते राइट डाउन करेंगे कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द करता, if the karta, if the karta is is in India, is in India, is in India, India during 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 the seven previous year, seven previous year, seven previous year preceding preceding the preceding the relevant 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 previous year, previous year, previous year for a period, for a period, for a period of 7 to 9 days, days less और लेस, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, लेस की बात कर रहे हैं, अगर जो हमारा करता है, ठीक है, जो कि 7 प्रीवियस ईयर रेलिवेंट, ठीक है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीसीडिंग
द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में से 7 ईयर्स में से 729 डेज या उससे कम। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, या उससे कम वाली। ठीक है, इस चीज को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। एंड सेकंड कंडीशन, इफ द करता इफ द करता इफ द करता इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अगर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा तो उसके केस में नॉन रेसिडेंट इन इंडिया तो इस चीज को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। क्या आ गया आपका, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अगर करता हमारा नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा तो इन केस में आपका इन एनी 9 आउट ऑफ दी आउट ऑफ दी 10 previous year 10 previous year previous years preceding previous years preceding preceding the relevant relevant previous year and year previous year और if करता और if करता और if करता has not has not has not complied complied with even a with with even a with even a single single condition single condition HUF HUF shall be shall be resident एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट। ठीक है, जो अगर 10 प्रीवियस ईयर में से 9 में अगर वो पर्सन क्या हो जाता है, ठीक है, क्या स्टे कर जाता है अगर इंडिया में, बट वो करता अगर नॉन रेसिडेंट हो तब उस वाले केस में। ठीक है, मान लीजिए इस ईयर में अगर पर्सन हमारा नॉन रेसिडेंट है तो उसके के लिए आपकी जो कंडीशन आती है 10 में से 9 ईयर का क्या होना चाहिए, करता का स्टे होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को क्या नहीं करता, ठीक है, अगर कंप्लाइड नहीं करता है, क्या करता नहीं है, हैज नॉट कंप्लाइड विद द इवन अ सिंगल कंडीशन। अगर सिंगल कंडीशन को भी अगर कंप्लाइड नहीं करता तो जो एच यू एफ होगा वो क्या होगा, हमारा आर ओ आर होगा। ठीक है, तो जो एच यू एफ क्या माना जाएगा, हमारा आर ओ आर माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, हम नेक्स्ट आते हैं जो क्या आता है हमारा पार्टनरशिप का जो क्या आता है फॉर्म। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एओपी जो यानी कि अदर पर्सन में आते हैं। ठीक है, अदर पर्सन में आगे उसके बाद क्या करेंगे, हम कंपनी का करेंगे। ठीक है, तो पहले कंपनी करें या फिर वो वाला करें। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, कंपनी का कर देते हैं। ठीक है, कंपनी के केस में क्या होता है, हमारा पोएम होता है यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आता है। ठीक है, उसके केस में भी क्या आता है, आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आता है। तो इसमें से कंपनी के केस में आपको ये चेक करना पड़ता है कि अगर हमारा इंडिया कंपनी है, अगर आपका फॉरेन कंपनी है तो क्या होगा। ठीक है, अगर इंडियन कंपनी होगी, अगर आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा, और इनसाइड इंडिया हुआ तो क्या कंडीशन होगी तो उसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले की हेडिंग डाल लेंगे, पेन का कलर करेंगे चेंज। फिर हेडिंग के लिए क्या करते हैं, हम कलर का पेन का कलर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, आज हम कंप्लीट कर देंगे, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन रह जाएंगे, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर। ठीक है, रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनी। ठीक है, पहले कंपनी का करेंगे फिर हम अदर पर्सन में डाल देंगे, यानी कि जो हमारा अदर पर्सन हो जाएगा, जैसे कि फर्म हो गया। ठीक है, फर्म में क्या होता है, हमारा इंक्लूडिंग एलएलपी होता है, एओपी हो गया, बीओआई हो गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इसे कर लेंगे, जो कि कंपनी का आता है आपका सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 3, सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 3, दैट इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। ठीक है, इसे राइट डाउन करेंगे। एन इंडियन कंपनी एन इंडियन कंपनी एन इंडियन कंपनी An Indian company is always is always is always resident in India, resident in India, resident in India
even even if even if its its control control and management management control and management control and management is outside India is is outside outside India in outside India or or its place of business and its business 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 is outside is outside India is outside India ठीक है a foreign company next point में क्या लिखेंगे a foreign company a foreign company a foreign company shall be resident shall be resident in in India in India in India if 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 its place of business its place of of effective effective management effective management इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है हमारा पोयम कहते हैं जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एट एनी एनी टाइम एनी टाइम इन दैट इन दैट इन दैट ईयर इन दैट ईयर इज इन इंडिया इज इन इंडिया इज इन इंडिया अभी 2 मिनट वेट करेंगे ठीक है किसी का कॉल आया है ठीक है तो ये क्या होगा आपका अगर आपका जो इंडियन कंपनी है ठीक है अगर ऑलवेज जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया ठीक है क्या होना चाहिए आउटसाइड इंडिया नहीं होना चाहिए ठीक है तो क्या हो गया आपका तो पर्सन क्या हो जाएगा हमारी इंडियन कंपनी हो जाएगी ठीक है तो इंडियन और फॉरेन कंपनी कौन सी होती है इंडियन कंपनी कौन सी होती है जो कि रजी इनकॉर्पोरेटेड का हो या इंडिया में ठीक है प्लेस ऑफ बिजनेस चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो फिर जो आपकी इंडिया में हो ठीक है प्लेस ऑफ बिजनेस तो क्या हो जाएगी आपकी इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी क्या होती है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जो प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है हमारा उनका इंडिया में तो कौन सी जाएगी आपकी फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपनी के केस में क्या देखा जाता है आपको पोएम को चेकआउट करना होता है ठीक है तो ये हो गया आपका ठीक है अगर आपको अगर फुल्ली बोलूँ या फिर पार्टली बोलूँ अगर हमारा इनसाइड है इंडिया में अगर तो क्या हो जाएगा हमारी वो इंडियन कंपनी हो जाएगी ठीक है
अगर आपका जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो कौन सी हो जाएगी, हमारी फॉरेन कंपनी हो जाएगी। ये किसका होगा, हमारा कंपनी का केस। ठीक है, ये हो गया आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी का। एंड इसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म और एओपी की। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म और एओपी का लिखेंगे हम। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ, जो कि आ गया हमारा अदर पर्सन्स में। ठीक है, अदर पर्सन्स रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ। हेलो हेलो, आई थिंक ऑल क्लियर। ठीक है, लिखेंगे हेडिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, फर्म में इंक्लूडिंग क्या होता है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एलएलपी, इंक्लूडिंग एलएलपी, एलएलपी। ठीक है, और एओपी, एओपी, बीओआई, बीओआई, सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम डिफाइंड करेंगे। ठीक है, राइट डाउन करेंगे इसके लिए। अ फर्म एंड एन ओ एओपी, अ फर्म एंड, अ फर्म एंड एंड एओपी, यानी कि एओपी, एओपी would be residents, would be, would be resident, resident in India, in India, if the, if the, if the, if the control and management, control and management, and management of its affairs, of its affairs, of its affairs is situated, is situated, is situated fully या फिर partly, partly in India, in India, in India, where the control, where the control and management, control and management, and management, management of its affairs, of the affairs, the affairs, affairs, affairs is situated, is situated, is situated fully, fully outside India, fully outside India, outside India, India. The firm, the firm, the firm and AOP, and AOP, AOP, AOP would become, would become a non-resident, non-resident। अब इसको हम चार्ट फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, इतना बड़ा तो हमने लिख लिया है। ठीक है, जो कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के जो कि अफेयर्स हैं, ठीक है, अगर वो, ठीक है, कौन सा केस की बात कर रहे हैं हम, एलएलपी, एलएलपी जो कि इंक्लूडिंग होता है, ठीक है, फॉर्म के अंदर में, एंड एओपी, एओपी एंड बीओआई। ठीक है, अगर हमारा, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, ऑफ इट्स affairs, affairs, affairs
अगर फुल्ली, क्या बात कर रहे हैं, इसमें भी आपके दो हो जाएंगे, फुल्ली, फुल्ली, या फिर अगर पार्टली, पार्टली क्या है, ठीक है, अगर फुल्ली या पार्टली, ठीक है, कहाँ है, सिचुएटेड इन इंडिया है, कहाँ है, सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, कहाँ है, सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया, इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, रेसिडेंट, रेसिडेंट, अगर फुल्ली, ठीक है, अगर फुल्ली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, ऑफ इट्स अफेयर्स, इट्स अफेयर्स, अफेयर्स, अगर क्या है, फुल्ली, फुल्ली आउटसाइड इंडिया, फुल्ली आउटसाइड इंडिया, इंडिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा चार्ट के फॉर्म में से, ठीक है। जो अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स अगर फुल्ली और पार्टली अगर सिचुएटेड इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, रेसिडेंट होगा, ठीक है। अगर फुल्ली आउटसाइड इंडिया तो क्या हो जाएगा हमारा, रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। इसे एक बार राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है, चार्ट फॉर्म में। अगर पूरे जैसे शॉर्ट बनाने वो शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकता है, ठीक है। पहले राइट डाउन कर लेंगे सारे के सारे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन, ठीक है, जो कि होता है हमारा लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो उसके बारे में, अब जो हमारे अदर पर्सन है, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ, रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन्स, अदर पर्सन्स, अदर पर्सन, सेक्शन नंबर 6, क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 4, 4 राइट डाउन करेंगे अब इसे, ठीक है। अगर लोकल अथॉरिटी, कौन कौन आता है हमारे इसमें, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एंड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, फिशियल, जुडिशियल, जुडिशियल पर्सन, artificial judicial persons would be residents, persons would be resident, would be resident in in India if the control, if the control and and management and management management of its affairs, of its affairs, of its affairs fully, affairs is situated, is situated fully, fully or partly, fully or partly, fully or partly, fully or partly, partly in India, in India, India, इसमें दिखाई दे रहा है, in India, in India, where where the control and management, the control and and management, management of, management of the affairs, the affairs, affairs is is situated, situated fully, fully outside India, fully outside India,
outside India, they would become, they they would become become a non-resident, become a non-resident, नॉन रेसिडेंट्स। ठीक है, इसे भी क्या चार्ट फॉर्म में समझना है। ठीक है, अगर आपका वही होगा, आपका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स अगर सिचुएटेड फुल्ली और पार्टली इंडिया में, तो क्या होगा, पर्सन हमारा रेसिडेंट होगा। अगर फुल्ली आउटसाइड इंडिया तो क्या होगा, पर्सन हमारा नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में क्या होता है हमारा फुल्ली 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 रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस स्टेटस चैप्टर चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, एंड इसके क्या बच्चे हमारे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर आंसर। वो तो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन आंसर, बट उसके केस में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट खत्म हो चुका है। और ये चैप्टर हमारा पूरा कितना है, इसका नाम क्या था हमारा, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो उसमें से हमने रेसिडेंशियल स्टेटस को क्या कर दिया, हमने ओवर कर दिया विद नोट्स में। ठीक है, समझते हुए और विद नोट्स के साथ, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम रह गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस का हमारा कंप्लीटेड हो गया। बट इसके हमारे क्या बचे, क्वेश्चंस बचे हैं। तो क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, क्वेश्चंस तो हमारे चलते रहेंगे, ठीक है, एंड तक। जो कि आपके स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये क्या आपका इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी करेंगे, और रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस वाली अलग वीडियो आएगी, एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम की अलग आएगी, एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, जो कि आपके लाइव चल रहे हैं, लाइव लेक्चर्स में चल रहा है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी को कैसे हम कंप्यूट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे कहाँ तक पहुंचे, हमने नॉर्मल क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने कौन से कर लिए थे, सरचार्ज वाले क्वेश्चन कर लिए, एंड मार्जिन रिलीफ वाले कर लिए थे। तो ऐसे हमारे चल रहे हैं, इस टाइम चल रहे हैं मार्जिन रिलीफ वाले। ठीक है, मार्जिन रिलीफ वाले भी होने के बाद हमारा ओवर हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी भी। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर। ठीक है, इतना ही है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस में। ठीक है, कौन कौन से कि हमने फाइंड आउट करे थे, जो कि हमारे पर्सन में। ठीक है, इंडिविजुअल देख लिया था हमने, इंडिविजुअल, तो जो कि पर्सन में इंक्लूड होते हैं, इंडिविजुअल का देख लिया था हमने, कब हमारा रेजिडेंट होगा, कब हमारा नॉन रेजिडेंट होगा। उसके बाद क्या हो गया हमारा एच यू एफ, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग हो गया, एच यू एफ का कर लिया था हमने। उसके बाद क्या हो गया हमारा कंपनी, कंपनी कंपनी। उसके बाद फर्म, फर्म में क्या इंक्लूडिंग होता है हमारा, इंक्लूडिंग एलएलपी, इंक्लूडिंग एलएलपी। और क्या कर लिया, बीओआई, एओपी, एओपी, और बाकी जो हमारे अदर पर्सन हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने अब कवर अप कर ली, कि कब हमारा पर्सन रेसिडेंट होगा, कब नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल हो गया, एच यू एफ हो गया, कंपनी हो गया, हमारा फर्म हो गया, एंड अदर पर्सन हो गया। ठीक है, सारे के सारे हमने कवर अप कर लिए, कब हमारा पर्सन रेसिडेंट होगा, कब हमारा पर्सन नॉन रेसिडेंट होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा होगा। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।